भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख पारित अधिनियमों में जो चैप्टर को कवर करवाया जा रहा था, उस चैप्टर से ये थर्ड और लास्ट अध्याय है। यहाँ पे इस चैप्टर का समापन होगा। इस चैप्टर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पारित प्रमुख अधिनियम थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके साथ ही कामागाटू प्रकरण, 1937 का प्रांतीय चुनाव और अगस्त प्रस्ताव को डिस्कस किया जा रहा है। प्रीवियस के 2 क्लासेस में जो MCQ करवाया गया है, अगर उसे आप कवर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं किए गए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग स्वीकार की गई थी, है ना। ये ऑप्शन गलत है, ये शामिल नहीं किए गए थे। बाकी बात, प्रांतीय विधानमंडल का 3 समूहों में विभाजन, ये ऑप्शन मूल रूप से सही है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय, केंद्रीय, प्रांतीय एवं समूह स्तरों में विभाजन, ये भी मूल रूप से सही है। अब देखते हैं कि बी जो है वो गलत क्यों है। तो कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला है, पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई, है ना। ऑप्शन में क्या था? स्वीकार कर दी गई। होना क्या चाहिए? अस्वीकार, है ना। अगला है कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। थर्ड बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखेगा। तो इस प्रकार से है कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधान। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में निम्न में से कौन से प्रावधान सम्मिलित नहीं थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3, है ना। ये प्रावधान सम्मिलित नहीं थे। इसमें क्या कहा गया है कि 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, है ना। ये गलत है। बाकी बात, भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय राजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे। संविधान सभा का गठन हो, ये भी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो भारतीय संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय राजवाड़े दोनों सम्मिलित हों तथा भारतीय संविधान के गठन के संविधित प्रावधान कैबिनेट मिशन के तहत करने का प्रावधान किया गया था। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 3 स्तरीय वार्तामंडल जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर शामिल था। इस वार्तामंडल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को पहले तो स्वीकार कर दिया, किंतु बाद में उसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में शामिल होने तथा मुस्लिम लीग द्वारा अपनी स्वीकृति वापस ले लेने के कारण वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी का गठन कर दिया। अगला है कि वायसराय द्वारा उठाए गए इस कदम को अनुचित बताते हुए लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया, है ना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन के आता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा अपनाया गया? तो उत्तर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा। कब अपनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया तथा 6 अप्रैल 1946 को अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के सदस्य से मिले। कैबिनेट मिशन की स्थापना से पूर्व इसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहा था, यह न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए प्रत्युत समूचे संसार की शांति के लिए आवश्यक है कि भारतीय लोकमत के नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है उसकी सफल परिणति हो। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है 26 जुलाई 1945 ईस्वी में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। थर्ड है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। फोर्थ, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। इसके अलावा इसके 2 अन्य सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं A.B. अलेक्जेंडर थे। तो इसका उत्तर यहाँ पे डी है। 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं।
इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला है कि एक भारतीय संघ स्थापित होगा जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ वैदेशिक, रक्षा एवं यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। इसने भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना के अंतर्गत वर्ग अ में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार संयुक्त प्रांत एवं वर्ग व में पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध तथा वर्ग श में बंगाल एवं असम को शामिल किया या शामिल होंगे। इसमें संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात कही थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिल सदस्यों के रूप में शपथ ली। दूसरा है 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया। अगला है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का स्वागत किया। तो यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसमें से ऑप्शन 1 और 2 को सही माना गया है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का स्वागत किया, ये ऑप्शन गलत है। देखिए, उपर्युक्त में से केवल 1 और 2 कथन सही है। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांगों को अधिक प्रखर रूप से सामने रखा। बेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, लेकिन इनकी हठधर्मिता के कारण कोई समझौता नहीं हो सका। मुस्लिम लीग को किसी भी स्थिति में पाकिस्तान का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है कि भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हमने अपने व्यापारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यह कथन किसका है? तो उत्तर होगा लॉर्ड बेवेल। उपर्युक्त विचार लॉर्ड बेवेल ने दिया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनके साम्राज्य को खत्म कर दूँ या नुकसान पहुँचाऊँ। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा कहे गए कथन हैं, इसे हमें याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, लॉर्ड बेवेल ने क्या कहा था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तारीख को यह घोषणा की थी, जून 1948 से पूर्व ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो इसका उत्तर होगा 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। पहला है कि अपने प्रथम घोषणा में उन्होंने कहा था कि सरकार जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। प्रधानमंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह की थी कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। अगला है कथन ए तथा कारण आर। कथन ए में कहा गया है कि इटली सरकार ने कैबिनेट मिशन की घोषणा की। कारण आर है भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना। तो यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन बी, ए सच है लेकिन आर गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो इटली सरकार ने फरवरी 1946 को भारत में सत्ता के बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, कैबिनेट मिशन योजना में भारत के संवैधानिक भविष्य के संबंध में प्रस्ताव दिए गए। दूसरा है, इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार कर ली। तीसरा है, इसमें प्रस्तावित किया गया कि सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसका उत्तर है केवल 2 है कि इसने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ली। ये तो हम लोग पहले से देख रहे हैं कि ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात सभी ऑप्शन सही हैं। एक कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। दूसरा है, केंद्र के लिए केवल 3 विषय यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार आरक्षित थे। प्रांत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखें तो कैबिनेट मिशन के ने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसने एकल संघ की वकालत की, लेकिन केंद्र कमजोर था और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के हाथ में थी। इसे याद रखना है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथ में थी, तो उत्तर होगा प्रांतों के हाथों में। इसी प्रश्न का अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसके अलावा अन्य सभी विषयों के लिए प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांत समूह बनाने के लिए स्वतंत्र थे और प्रत्येक समूह आपस में साझा किए जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्धारण कर सकता था। परिणाम स्वरूप
3 समूह बने जो इस प्रकार थे। समूह ए में 6 हिंदू बहुसंख्यक प्रांत शामिल थे, यानी मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बॉम्बे। समूह बी में सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल थे, और ग्रुप सी में या समूह सी में बंगाल और असम शामिल थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, एक बार पॉज करके अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान माउंटबेटन योजना से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 1 संविधान सभा का निर्माण। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, ये सही है, मूल रूप से सही है। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के साथ ही 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा, है ना, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन और 1 संविधान, ये गलत है, 2 संविधान होना चाहिए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 तक निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य द्वारा भारत में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। तो 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को तथा हैदराबाद एवं जूनागढ़ 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए थे। फिर है कि 3 जून 1947 ईस्वी को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो माउंटबेटन योजना के संबंध में उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। माउंटबेटन योजना के दौरान सरदार पटेल ने कहा था कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, है ना। तो ऐसा कथन किसने दिया था, तो हमें याद रखना है, सरदार पटेल ने कहा था। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 18 मई 1947 ईस्वी को माउंटबेटन समस्या के अंतिम हल पर ब्रिटिश सरकार से बातचीत हेतु लंदन गए। पुनः भारत आने पर अपनी 3 जून की योजना प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना की मुख्य बातों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत और विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। दूसरा है कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। तीसरा है कि सिंध पाकिस्तान का भाग बनेगा। चौथा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि भारत किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो उपयुक्त 1, 2 एवं 4 को यहाँ पे सत्य माना गया है। तीसरा ऑप्शन जो है सिंध पाकिस्तान का भाग बनेगा, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो सिंध के बारे में योजना में कहा गया कि सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं करेगा। इस योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण होगा। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए में है कि इस तारीख को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी। दूसरा है इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति मिली थी। तीसरा है इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो हमें ऑप्शन सी को याद रखना है, ये सही है। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। एक्सप्लेनेशन को देखें तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में से स्वीकृति मिली थी। इस विधेयक पर ब्रिटिश संसद में बहस के दौरान हर्बर्ट सैमुअल ने
इसे बिना युद्ध के शांति समझौते की संज्ञा दी थी। हमें याद रखना है कि बिना युद्ध के शांति समझौते की बात किसने कहा था, तो उत्तर होगा हर्बर्ट सैमुअल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के प्रमुख प्रावधान के संबंध में निम्न में से कौन से एक सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। फिलहाल दोनों अधिराज्यों के लिए एक ही गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, ये शामिल नहीं है। बाकी बात ए, बी और सी सही है कि प्रस्ताव के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाए। दोनों अधिराज्य अपने अपनी संविधान सभा गठन करेंगे। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार से ए, बी, सी सही है, लेकिन डी गलत है। ओबियस है, जब दो अधिराज्य बनेंगे तो दोनों के अलग अलग गवर्नर होंगे। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तो दोनों अधिराज्यों के लिए एक एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई है। एक संविधान बनने तक संविधान सभा के सदस्य विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे और साथ ही 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन कार्यों का संचालन किया जाएगा। जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव नहीं होता, तब तक पुराना विधानमंडल ही प्रांतों में कार्य करेंगे। महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि वायसराय की सचिवालय में उच्च पद पर कार्यरत बीपी मेनन ने भारत को दो भागों में विभाजन की योजना बनाई। दूसरा है, भारत के विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 ईस्वी को काला दिवस मनाया। तीसरा है, विभाजन का विरोध करते हुए अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों से हार गया हूँ। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 को सत्य माना गया है। तीसरा ऑप्शन है कि विभाजन के विरोध करते हुए अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों से हार गया हूँ, यह ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखें, तो देश का विभाजन करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूँ। मुझे यह देखकर अफसोस हो रहा है कि नेहरू और पटेल ने हार मंजूर कर ली। यदि आप, यानी कि गांधी के बारे में कह रहा है, यदि आपने भी इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका उत्तर 1 और 2 को बताया गया है। एक में है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। दूसरा है, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। एक्सप्लेनेशन को देखें, तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में श्रमिक दल ने प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 से पहले वे भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने माउंटबेटन को अंतिम वायसराय को सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत भेजा। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांटकर सत्ता हस्तांतरण कर दी गई। स्वतंत्रता उत्सव के समय गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। वे इस समय बंगाल में हुए दंगा स्थल नोवाखली में अपने सचिव प्यारेलाल व व्यक्तिगत चिकित्सक सुशीला नैयर के साथ से शांत तथा सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, इसे अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता क्या नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्माण की बात कही गई है ना, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, भारत के आधिपत्य यानी कि डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWEP को छोड़कर शेष भारत क्षेत्र मिला, ये ऑप्शन सही है। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना करने का प्रस्ताव था, ये भी सही है कि प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा की किसी भी संविधान को बनाने और अंगीकार करने की असीमित शक्ति होना या दिया जाना था, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता में बी को शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। दूसरा है कि भारतीय अधिराज्य में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब तथा पूर्वी बंगाल को छोड़कर शेष भारत में शामिल होंगे। अगला है कि भारतीय गणराज्य में एक गवर्नर की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। फिर है कि संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा।
अगला है कि भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह या तो किसी से मिल जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना या प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन के संबंधित निर्णय इन राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं के सदस्य के मतदान के लिए आधार पर लिया जाना था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के मुख्य बिंदु हैं पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधि को यह निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियमों तथा 2 संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यहाँ पर उत्तर होगा 2 और 3। 2 में है जवाहरलाल नेहरू और 3 में है सरदार पटेल। एक्सप्लेनेशन को देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने किया था। माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया गया। इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। इस अधिनियम के तहत देशी रजवाड़े भारत और पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकते थे। अगला प्रश्न है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का संशोधित किया गया था। ये ऑप्शन सही है। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया, ये मूल रूप से सही है। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था, ये भी मूल रूप से सही है। सी ऑप्शन को गलत क्यों कहा गया, इसी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दिए गए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट नहीं था। इसके द्वारा भारत की अधीनता को खत्म कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 तक भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का था। इसका संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया गया। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया। तो इस प्रकार से है इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए में है कि डॉक्टर जॉन मथाई। तो डॉक्टर जॉन मथाई जो थी उसका संबंध है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय से। सी राजगोपालाचारी का संबंध है शिक्षा से। राजेंद्र प्रसाद का संबंध है कृषि एवं खाद्य मंत्रालय से। और जगजीवन राम का संबंध है श्रम मंत्रालय से। अंतरिम सरकार के अन्य जो मंत्री बने थे उनमें से वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था। अशरफ अली को रेलवे मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले एवं कॉमनवेल्थ संबंधित मंत्रालय मिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इनमें से कहा गया है कि कोई नहीं, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। पहला है कि 24 जून 1946 ईस्वी को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, ये सही है। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया गया, ये भी सही है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया गया, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 6 जून को मुस्लिम लीग ने 24 जून 1946 ईस्वी को कांग्रेस के कैबिनेट मिशन योजना को दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई। तत्पश्चात लीग की अनुपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए मसौदे को पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1943 में इन्हें आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में हिटलर की मदद से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। हमें याद रखना है
कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसके मदद से की गई थी, तो उत्तर होगा जर्मनी में हिटलर की मदद से। इन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ पर इस चैप्टर का समापन होता है। इससे पूर्व में इसी चैप्टर का 2 भाग प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे आप अवश्य देख लें, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।